वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए नाउन का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट। सम नाउन्स आर सिंगुलर्स एज वेल एज प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज सिंगुलर रूप में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। एग्जाम्पल दे रखा वेजेस, टीम, कमेटी, जूरी, ऑडियंस, पुलिस। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं। द पुलिस आर पेट्रोलिंग। यहाँ पुलिस के साथ आर आया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। यहाँ पुलिस के साथ यहाँ आर आया है, यहाँ पुलिस के साथ इज आया है। मैं रीजन बताता हूँ। द पुलिस आर पेट्रोलिंग का मतलब होता है जैसे रात में पुलिस गश्त लगाती है तो पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट गश्त नहीं लगाता, पुलिस के कुछ लोग गश्त लगाते हैं। तो जब पुलिस को कुछ लोगों की गिनती आएगी तो वहाँ आर का यूज होगा। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। यहाँ पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट, यहाँ बात आ रही है डिपार्टमेंट की। जब पूरा डिपार्टमेंट की बात आएगी तो पुलिस के साथ इसका यूज होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल देखो, सेकंड सेंटेंस, द टीम हैज गॉन टू इंग्लैंड। मान लीजिए भारत की टीम मैच खेलने के लिए फिलहाल गई है इंग्लैंड, तो टीम पूरी गई है तो ये टीम यहाँ सिंगुलर का यूज करेगी, इसलिए यही कारण है कि इसके साथ हैज का यूज हुआ। इसी में देखो, द टीम आर पुटिंग ऑन यूनिफॉर्म्स। कि टीम ने यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि टीम के हर खिलाड़ी ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो यहाँ इंडिविजुअल हर प्लेयर की बात आ रही है, पूरी टीम की। थर्ड सेंटेंस, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब वेजेस बोलते हैं मजदूरी को, लेकिन यहाँ मतलब है द वेजेस ऑफ सिन। सिन बोलते पाप को, कि पाप की कमाई इज डेथ, मौत के समान है। तो यहाँ ये जो है वेजेस यहाँ सिंगुलर रूप में यूज हुआ है। इसी के सामने द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर लो। मजदूरी जो है कर्मचारियों की, अब कर्मचारी कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो अलग अलग मजदूरों की, कर्मचारियों की बात की गई है। तो वेजेस ऑफ वर्कर्स, कर्मचारियों की मजदूरी आर लो, इसलिए यहाँ पर आर आया है। नेक्स्ट टॉपिक, नाउन के अंदर ही कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? वो नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने, जैसे मदर इन लॉ, 5 years ओल्ड गर्ल, कमांडर इन चीफ। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। मैं आने वाली वीडियो में उस सारे वर्ड की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें नाउन से सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं मदर इन लॉ। अब इनमें एग्जाम में कैसा आता है देखो, दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस। क्योंकि एग्जाम में एक एग्जाम में मैंने भी देखा था, उसके अंदर पंक्चुएशन में वाक्य को सही करना था। उसके अंदर कहीं पे सिस्टर्स में जोड़ दिया अपॉस्ट्रोफी, कहीं पे ला के बाद जोड़ दिया। तो ध्यान देना बात पर कि सेंटेंस हमें क्या बताना चाह रहा है। दिस इज माई सिस्टर्स इन लॉज हाउस, यह मेरी साली का घर है। तो इन लॉज हाउस, ला के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ये सिस्टर में कब लगेगा देखो सेंटेंस, दीज आर माई सिस्टर्स इन लॉ। ये सब मेरी सालियां हैं, मतलब इसमें यहाँ सालियों की बहुत सारी गिनती काउंटिंग हुई है, इसलिए यहाँ सिस्टर में एस लगेगा। लेकिन यहाँ बात आ रही थी कि सिस्टर्स इन लॉज हाउस, है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस, राम एंड हरीज स्कूल इज वेरी फार। राम और हरी का स्कूल दूर है। जब राम और हरी का स्कूल जो सेम है तो इसमें अपॉस्ट्रोफी दोनों में नहीं लगेगा, कि कभी राम में भी लगा दो, रामाज एंड हरीज स्कूल इज फार, वेरी फार। ध्यान रखना, जब दोनों सब्जेक्ट का कोई एक ही बात, एक ही काम यूज हो रहा हो, तो जो एंड के बाद दे रखा होगा उसी में लगाना अपॉस्ट्रोफी एस। तो राम एंड हरीज स्कूल इज वेरी फार, और यही कारण है कि यहाँ पर इज लगा है। अब देखो आगे, मिल्टन्स एंड सैलीज, दोनों कवि अलग अलग हैं। कि मिल्टन्स की और सैलीज की जो पोएम्स हैं, अब देखो यहाँ मिल्टन अलग पोएट है, सैली अलग पोएट है। तो मिल्टन की और सैलीज की पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यही कारण है यहाँ पर आर आया है। और यहाँ पर राम और हरि का स्कूल सेम था, इसलिए यहाँ पर इज आया था। इसी तरह के एग्जाम में जो एरर आते हैं, जो तुम्हें एग्जाम में सही करना होता है। नेक्स्ट देखो, रोन्स ब्रदर्स वाइफ डाइड।
रोहन के भाई की पत्नी मर गई। लेकिन ग्रामर में क्या रूल होता है कि कभी भी एक ही सेंटेंस में दो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आ सकते। तो देखो यहाँ दो दे रखे हैं कि रोहन्स ब्रदर्स, लेकिन इस टाइप सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? द वाइफ ऑफ रोहन्स ब्रदर, पत्नी रोहन के भाई की डाइड, मर गई। यहाँ केवल एक अपॉस्ट्रोफी से काम चलाना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मटेरियल नाउन। हालांकि इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूं मैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन में लेकिन ये मैंने सेंटेंस इसलिए लिखे एग्जाम में किस तरह से सेंटेंस आते हैं उनको कैसे सही करना होता है। वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है, या ऐसे कह दो कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। ये सब जो मटेरियल नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल जो होते हैं ए एंड दा, उनका प्रयोग कभी नहीं होता। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे देखो वाटर इज लाइफ, पानी जीवन है, कॉमन सी बात है कि पानी सबके लिए जरूरी है। लेकिन द वाटर ऑफ द गंगा इज होली, गंगा का पानी पवित्र है। अब हम बात करें किसी पर्टिकुलर एक पानी की, कि गंगा के पानी की, हम बात करने लगे द वाटर ऑफ यमुना। ऐसी कंडीशन में हम मटेरियल नाउन में भी हम द का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट अंडर देखो, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल, सोना एक महंगी धातु है। किताबों में भी लिखा है कि किसी भी मेटल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन देखो सेंटर आगे, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, सोना मेरी अंगूठी का इज प्योर, शुद्ध है। अब देखो यहाँ गोल्ड से पहले द क्यों आ गया? क्योंकि बात मेन सब्जेक्ट है इसके अंदर, गौर से देखो तो जो रिंग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या कि मेरी अंगूठी का जो सोना है वो प्योर है, तो मेन जो हम बात कर रहे हैं इस रिंग की, ना कि गोल्ड की। लेकिन यहाँ बात जा रही केवल खाली गोल्ड की आ रही थी। तो कभी अगर सेंटेंस टाइप से लिखा हो तो हम किसी भी मेटल से पहले द का यूज कर सकते हैं। कुछ मैंने ऐसे वर्ड लिखे हैं, आयरन, आयरन्स, वर्क, वर्क्स, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स। ये मैंने जानबूझ के लिखे क्यों? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर का जो अर्थ होता है वो कुछ और होता है, और उन्हें अगर हम एस लगा के प्लूरल बना दे तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है। आयरन, सबको पता है आयरन का मतलब लोहा होता है, पर आयरन्स जो है अगर एस लगा दिया तो उसका मतलब होता है बेड़ियाँ, जंजीरें, है ना। जैसे कोई कैदी बेड़ियों में है तो उसका मतलब बेड़ी हो जाता है या जंजीर। वर्क, वर्क्स, वर्क का मतलब काम, और वर्क्स का मतलब रचनाएं, है ना। जैसे मैं कहने लगूँ कि द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वेरी फेमस, कि शेक्सपियर के जो काम है, रचनाएं हैं, वो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ वर्क्स का मतलब रचनाओं से है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ सिंगुलर शब्द में कुछ अर्थ अलग है और प्लूरल में अर्थ थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउनों का यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, आर्म्स, रिचेज, टोंग्स, सीजर्स। वही स्पेक्टिकल्स चश्मा, ट्राउजर जो पजामा होता है, आर्म्स, आर्म का मतलब होता है भीख, दान, भिक्षा, रिचेज का मतलब धन, टोंग का मतलब चिमटा, सीजर का मतलब कैंची। ये जितने शब्द हैं इन सब का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखो, रिचेज हैव विंग्स, धन के पंख होते हैं। अब धन के एक कहावत है ये कि धन के पंख होते हैं, क्यों? धन कभी रुकता नहीं, आज तेरे पास, आज मेरे पास, कल तेरे पास, कल उसके बाद। सेकंड सेंटेंस, माई स्पेक्टिकल्स आर माई कॉस्टली, मेरा जो चश्मा है वो बहुत ही कॉस्टली है। क्योंकि मैं बताया मैंने इन शब्दों को हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, यही कारण है कि यहाँ पर स्पेक्टिकल्स आर का यूज किया गया है। थर्ड सेंटेंस, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, भीख दी गई थी भिखारी को। तो यहाँ आर्म्स दे रखा है, यही कारण है कि यहाँ पर वर का यूज किया गया है। और आशा करता हूँ कि ये कुछ अच्छी बातें समझ आई होंगी, और इस तरह की वीडियो मैं और लाता रहूँगा, क्योंकि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, जितने भी पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब,
अभी बहुत सारा पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर ये छोटा मोटा पार्ट नहीं है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर इसका कोई एग्जाम में कंपटीशन में कोई क्वेश्चन ना आए, जरूर आता है। और ये बहुत ही टिपिकल पोर्शन भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन भी है। और कल को या नेक्स्ट टाइम और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।